आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि पृष्ठ तनाव से संबंधित जो वनडे एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को, जो भी पृष्ठ तनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं, उन्हें हम इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संसंजक बल की, जिसे कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी संसंजक बल क्या होता है? तो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य, यानी एक ही पदार्थ है, कैसा? एक ही पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। कोई एक पदार्थ है, उसी पदार्थ के अणुओं के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल होता है उसे क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। ठीक है, ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है। जो ठोस रहते हैं उन ठोसों में जो संसंजक बल होता है उसका मान कैसा होता है? अधिक होता है। फलस्वरूप उनके आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। तो हम कह सकते हैं संसंजक बल के कारण ही आकार कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं। गैसों में संसंजक बल का मान कैसा होता है? नगण्य होता है। जो गैसें होती हैं उनमें संसंजक बल का मान कैसा होता है? नगण्य होता है। और ठोस में कैसा होता है? अधिक होता है। तो आप संसंजक बल समझ गए होंगे क्या होता है। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। अब आसंजक बल की बात करें, जिसे क्या कहते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यानी वो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य, कैसे पदार्थ? अलग अलग पदार्थ। तो भिन्न भिन्न पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में लगने वाले किस बल को? आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। जहाँ एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में बल लग रहा था, यहाँ पर दो अलग अलग पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं? आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही जो एक वस्तु होती है वो दूसरे वस्तु से चिपकती है। यानी जब उनके आपस के अणु चिपकेंगे तभी तो उसके कारण वस्तु चिपकेगी। तो समझ में आ गई आपको कि एक वस्तु दूसरी वस्तु से कब चिपकती है? जब उनके अणु आपस में आकर्षण बल के कारण जुड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पृष्ठ तनाव की, यानी कि सरफेस टेंशन की। कि सरफेस टेंशन से परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं? द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में, कोई द्रव है उसके स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। किस चीज की दोस्तों प्रवृत्ति होती है? तो कम से कम क्षेत्रफल, कम से कम क्या? कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की एक प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। किसकी स्थिति में रहता है? हमेशा तनाव की स्थिति में रहता है। क्या? उसका पृष्ठ, ऊपरी सिरा। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्योंकि उसका पृष्ठ कहता रहता है, पृष्ठ तनाव में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव में क्यों रहता है? क्योंकि उसकी एक प्रवृत्ति है कम से कम क्षेत्रफल घेरने की। इसके कारण वो कैसा रहता है? तनाव में रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है, जो कोई द्रव है उसका जो पृष्ठ तनाव होगा वो कौन सा बल है? वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, जो द्रव का ऊपर का पृष्ठ है उस पर यदि एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए तो उसकी इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि उसके पृष्ठ पर एक इकाई लंबाई की रेखा खींच दी जाए तो उस पर जो लंबवत कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं जी। वह बल होता है। ठीक है, यदि रेखा की लंबाई कैपिटल एल है, जो उस पर रेखा खींची गई है उस रेखा की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल है। और बल कितना काम कर रहा है? एफ। यानी लंबाई है रेखा की एल, बल कौन सा कार्य कर रहा है? एफ। तो जो पृष्ठ तनाव होगा टी, वो क्या होगा? एफ अपॉन एल होगा। तो पृष्ठ तनाव क्या होगा दोस्तों? टी बराबर होगा जो बल लग रहा है बल अपॉन एल, यानी रेखा की लंबाई। अब दोस्तों इसकी यूनिट की बात करते हैं। पृष्ठ तनाव की यूनिट भी पूछी जाती है। पृष्ठ तनाव की यूनिट पूछी जाती है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक बताओ। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर, यानी न्यूटन गुणा मीटर। ठीक है, द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर, जो द्रव के पृष्ठ है उसके क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में अगर हम एकांक वृद्धि कर दें तो करने के लिए किए गए कार्य को द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में यदि हम एकांक वृद्धि करने के लिए जो कार्य किया जाता है, क्या किया जाता है? जो कार्य किया जाता है वो द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ठीक है, इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होगा, अब मात्रक क्या हो जाएगा? तो अब मात्रक हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर।
अब मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जो द्रव है, अगर द्रव का हम ताप बढ़ा दें तो पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और एक सीमा तक बढ़ते 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 तो यानी वो ताप कौन सा होता है, क्रांतिक ताप होता है। इस ताप पर जो पृष्ठ तनाव होता है वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है। एक नोट पॉइंट और है दोस्तों, उसे भी लिख लीजिए कि जो घुलनशील नमक मिलने पर, जो घुलनशील नमक होता है, क्या होता है, जो नमक यानी नमक को मिलाने पर जो जल का पृष्ठ तनाव है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। इस पे से हम क्या सीख सकते हैं, अगर उसके क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि के लिए जो कार्य किया जाएगा वो उसके पृष्ठ तनाव के बराबर किया जाता है। ठीक है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अगर द्रव का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ताप लगातार बढ़ाते रहें तो एक निश्चित ताप आता है जिस पर उसका पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। उस ताप को क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं, यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है। अगर नमक को मिला दिया जाए तो जल का पृष्ठ तनाव कैसा होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे केस नली की। ठीक है दोस्तों, अब हम किसकी बात करेंगे, तो अब हम बात करने वाले हैं केशकत्व की, केशकत्व या केस नली। ठीक है। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है, त्रिज्या कैसी होती है, बहुत कम होती है, तथा एक समान रहती है, यानी त्रिज्या कम होगी लेकिन एक समान रहती है, केस नली कहलाती है। ठीक है। केस नली समझ में आ गए। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है पर एक समान रहती है, क्या कहलाती है, केस नली कहलाती है। ठीक है। तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को, कोई केस नली है उसमें जो द्रव होगा उसके ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की जो घटना होती है उसे केशकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने और नीचे गिरने के कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है, जो द्रव है जो वो केस नली में ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे गिरता है, इसके कारण की बात किया जाए तो इसका कारण क्या होता है, वो द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। उस पृष्ठ तनाव के कारण ही जो जल है वो ऊपर चढ़ता है और नीचे गिरता है। ये कारण दोस्तों अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो केस नली में जो द्रव होता है वो ऊपर नीचे कब चढ़ता है, तो दोस्तों वो किसके कारण चढ़ता है, तो वो चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। किस सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता है, यानी कि किस सीमा तक जो द्रव होगा वो केस नली में चढ़ता है या उस सीमा तक उतरता है, या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर उसकी त्रिज्या कितनी है उसके आधार पर जो द्रव है ऊपर नीचे चढ़ेगा और गिरेगा, यानी कितना नीचे जाएगा कितना ऊपर जाएगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा, ये जो निर्भर करेगा वो किस पर निर्भर करेगा, त्रिज्या पर निर्भर करता है। जो पतली नली होती है, जो संकीर्ण नली होगी, तो उसमें जो चढ़ाव होगा वो अधिक होगा। ठीक है। और यदि जो चौड़ी नली होगी तो उसमें जो चढ़ाव होगा वो कैसा होगा, कम होता है। चढ़ाव कैसा होता है, कम होता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोते हैं, जो द्रव होते हैं जो कांच को भिगोता है, केस नली में ऊपर चढ़ता है। जैसे कोई द्रव है जो ये कांच को भिगोएगा तो वो जो केस नली में होगा तो ऊपर चढ़ जाएगा, और जो द्रव कांच को भिगोते नहीं हैं यानी जो नहीं भिगोते हैं वो कैसे होते हैं, वो नीचे दब जाता है। ठीक है। जैसे जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो पानी कैसा होता है, पानी केस नली में ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि जो पानी होता है वो केस नली को भिगोता है और पानी की सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। ठीक है। और जो पानी की जो सतह होगी वो केस नली के अंदर कैसी होगी, धसी हुई होगी। इसके लिए स्पर्श कोण का मान क्या होता है, न्यून कोण होता है। स्पर्श कोण की बात की गई तो स्पर्श कोण क्या होगा, न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केस नली के बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है। ठीक है। यानी जिस बर्तन में पारा भरा हुआ है अगर उसमें हम केस नली को डालेंगे तो उस सतह से नीचे ही रहेगा पारा, और जो पारे की जो सतह होगी वो कैसी होगी, हुबरी हुई रहती है, यानी उभरी हुई रहती है। इसके लिए जो स्पर्श कोण का मान होता है वो अधिक कोण होता है। कैसा होता है, स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है, क्योंकि उभरी हुई सतह रहती है। अब केशकत्व के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है। ठीक है। जो ब्लॉटिंग पेपर होता है वो स्याही को अच्छी सोख लेता है। इसका कारण क्या होता है, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो केस नली की तरह कार्य करते हैं। ठीक है। लालटेन या जो लैंप होता है उसमें एक जो बत्ती होती है वो केशकत्व के कारण ही उसमें जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है। तेल कहाँ चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है। पेड़ पौधों की जो शाखाएं होती हैं,
ठीक है, या जो तने होते हैं या पत्तियां होती हैं उन तक जो जल या जो आवश्यक लवण होते हैं वो किस तत्व के कारण ही वहां तक पहुंचते हैं। समझ आ गए। पेड़ पौधों की शाखाओं में जो तनों में और जो पत्तियों में जो जल जाता है या जो आवश्यक लवण जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, किस तत्व की क्रिया के द्वारा ही जाते हैं। ठीक है, अब बात करें हम कृत्रिम उपग्रह की। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की आवश्यकता रहती है, भारहीनता की अवस्था होती है। यदि किसी केस नली को जल में खड़ा किया जाए उपग्रह पे, ठीक है, उपग्रह पे कोई केस नली ली और उसको जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाले जो जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। ठीक है, केस नली कितनी भी लंबी हो वहां तक आसानी से पहुंच जाएगा। दूसरा अक्सर दोस्तों आपने देखा होगा जो किसान भाई होते हैं वो खेतों की जुताई कर देते हैं, ठीक है, वर्षा के बाद। वो इसलिए कर देते हैं कि जो मिट्टी में जो नीचे जो केस नलियां बनी हुई हैं वो केस नलियां टूट जाती हैं और जो पानी होता है वो ऊपर ना आ सके, इसीलिए मिट्टी में नमी बनी रहे। ठीक है, पेन की जो दोस्तों निब होती है वो भी केस तत्व की क्रिया के कारण ही, यानी केस नली के कारण ही स्याही निब की नोक तक चढ़ती है। ठीक है, इसकी क्रिया के कारण ही जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। ठीक है, जो कॉफ़ी पाउडर होता है जल में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, पतली सुई होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। एक जो पतली सी सुई होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में आसानी से तैराई जा सकती है। ठीक है, अब बात करें हम साबुन और डिटर्जेंट की। ये क्या करते हैं, ये जो जल का पृष्ठ तनाव होता है उसे कम कर देते हैं, कम कर देते हैं, इसीलिए ये मैल में गहराई तक चले जाते हैं और कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा साफ कर पाते हैं। ठीक है, तो जो डिटर्जेंट और साबुन है ये भी पृष्ठ तनाव पे काम करते हैं, पतली सुई भी पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, कॉफ़ी पाउडर जो जल में आसानी से घुल जाता है वो किस तत्व की क्रिया के कारण ही घुलता है, पेन की निब में जो स्याही आती है केस नली के कारण होती है। किसान भाई भी जो तोड़ते हैं खेत की जुताई करके केस नलियों को, जिससे कि उसमें नमी बनी रहे। अब साबुन के घोल के जो बड़े बड़े बुलबुले होते हैं वो बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घुलने पर उनका जो पृष्ठ तनाव है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। पानी पर मच्छरों की लार्वा तैरते रहते हैं। ठीक है, जो पानी होता है उस पर जो मच्छरों के क्या होते हैं, लार्वा तैरते रहते हैं। परंतु पानी में यदि मिट्टी के तेल का छिड़काव कर दिया जाए तो क्या करता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा जो होते हैं वो पानी में डूबकर मर जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों होता है गर्म सूप। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है, क्यों स्वादिष्ट लगता है कि जब वो गर्म होता है तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा होगा, कम होगा। कम पृष्ठ तनाव होगा तो वह जो जीभ पर ऊपरी भाग पर अच्छी तरह आसानी से फैल जाता है। ठीक है, इस कारण क्या होता है कि सूप हमें ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।